जी, वेलकम अगेन टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स सोसाइटी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी करंटली स्टेट लेवल पे पाकिस्तान में किस तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस किया जा रहा है, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट करंटली आपकी नज़र से गुजरा हो जो आपको लगे कि गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है या वो स्टेप्स लेना चाह रही है? नहीं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ज़रूर हैं। पिछले 8-10 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मगर इक्का-दुक्का सूबाई लेवल पे भी क्लाइमेट अडैप्टेशन या मिटिगेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। वफाकी तौर पे जो सबसे बड़ा हमने प्रोजेक्ट देखा है वो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, और काफ़ी अहम प्रोजेक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट, मगर क्लाइमेट गवर्नेंस वहाँ ख़त्म नहीं होता, ठीक है जी। उसके अलावा जो हमारे शहरों के अंदर हवाई आलूदगी है, उसका हमें पता है कि ज़्यादातर गाड़ियों से जो धुआँ निकलता है उसकी वजह से, और वो जो धुआँ है उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं। तो इसको सामने रखते हुए, और ना सिर्फ ये, बट हमारा जो पाकिस्तान का जो फ्यूल बिल आता है, चूँकि हम पेट्रोल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं डॉलर्स को खर्च करके, तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई, जिसकी नज़र में अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त गाड़ियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं कंबस्शन इंजन ऑटोमोबाइल, उनको 20, 25, 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर रिप्लेस कर दिया जाए। और वो किस तरह? बाय मेकिंग पाकिस्तान अ हब फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये उस पॉलिसी की सोच है, वफाकी एक पॉलिसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ उस पे सही तरह इस वक़्त अमल नहीं हो रहा। हमें उस तरह सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनिस्बत सिर्फ ये बीएमडब्ल्यू, ऑडी के सिवा आपको नज़र नहीं आती, लेकिन कॉमन मैन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या रिक्शे या मोटरसाइकिल्स हमें इस वक़्त नज़र नहीं आ रही। इससे हट के सोलराइज़ेशन प्रोजेक्ट्स हुए हैं सूबाई लेवल पे। पंजाब में कायदे-आज़म सोलर प्रोजेक्ट चला है, सिंध के अंदर में भी ये विंड के प्रोजेक्ट्स चले हैं, एंड पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो नहरों को सँभालने की और अपने इरिगेशन सिस्टम, बंध्स को सँभालने का जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अक्सर क्लाइमेट चेंज को सामने नज़र करते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, मगर देखें, दिस इज़ नॉट इनफ। इस साल, और सिर्फ इस साल, पाकिस्तान में सबसे पहले हवाई आलूदगी का एक क्लाइमेट क्राइसिस गुजरा। फिर बिफोर इवन विंटर फिनिश्ड, मार्च के अंदर हीट वेव आ गया। और मेरी इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों से यहाँ बात हो रही थी, उन्होंने बताया आम तौर पे जब गर्मी पड़ती है वो लेट अप्रैल अर्ली मई में पड़ती है, और उस वक्त तक जब गर्मी पड़ती है तो फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फसलों को अक्सर पानी देते हैं ताकि फसलें जल ना जाए। तो पानी का डिमांड जो है वो ज़्यादातर लेट अप्रैल अर्ली मई के अंदर शुरू होता है, लेकिन उस वक़्त तक जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे पहाड़ जो हैं, वो गर्मी की वज़ह से पिघलने शुरू हो जाते हैं, और नहरों के अंदर और बराजेस के अंदर पानी, सिस्टम के अंदर पानी थोड़ा बहुत होता है इस तरह की गर्मी के लिए। लेकिन मार्च में, मिड मार्च के अंदर इस साल जब हीट वेव शुरू हुआ, तो वो बर्फ पिघली नहीं थी, हमारे सिस्टम में पानी नहीं था, पंजाब में पानी नहीं था 8-10 दिन के लिए। पंजाब के अंदर 5-10 दिन के लिए पानी नहीं था इस साल, एंड ओनली 2-3 मंथ्स लेटर पंजाब के अंदर फ्लडिंग हो रही है। इसके जो नुकसान हैं, हमें अभी तक समझ नहीं आए। हीट वेव की वजह से फूड प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे अभी तक कोई जायजा नहीं लिया गया, लेट अलोन द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फ्लड्स। और मैं ये भी बताता चलूं, दिस इज द कूलेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। टेम्परेचर्स इसके बाद सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगले साल से अब देखिएगा, पंजाब पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 महीने गर्मी पड़ेगी, और फिर बाकी 3-4 जो महीने हैं वो हवाई आलूदगी में हम शिकार रहेंगे। जी, राफ़िया, आपकी बात से मुझे यही समझ लगी कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये एक ग्लोबल मसला है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बेशक ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका इखराज बहुत कम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इतना नहीं पाकिस्तान से हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? फिर ये सैलाब जो है, इसकी क्या वजूहात है? मेन इसकी क्या वजह है? ये जो पाकिस्तान में भी हालिया सैलाब की सूरत हाल हुई है। देखिए, इसको एट्रीब्यूशन कहते हैं, और मैं जल्द से भाग के मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो बर्फबारी हुई है ये क्लाइमेट की वजह से हुई है। लेकिन जो फ्लड प्रोटेक्शन और डिजास्टर रिहेबिलिटेशन और मैनेजमेंट में, आप याद करिए 2010 फ्लड्स के बाद
एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी, बिकॉज हमें एहसास हो गया था कि पाकिस्तान इज वल्नरेबल और हमें एक इदारा बनाना है जो कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचाए और तैयारी रखे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के क्लाइमेट रिस्क को असेस करें और जहां उनको कहीं नुकसान नजर आ रहा हो तो वहां डिजास्टर रिलीफ जल्द से जल्द पहुंचाएं। ये हमारा 10-12 साल नहीं गुजरे, एक एक इवेंट गुजरा है जिसको हम मैं लगता है ऐसा लगता है हम भूल चुके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि ये बर्फ ये जो बारिश हुई है या ये फ्लडिंग है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। मैं तो काफ़ी खौफ से यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज़ हमने जो 10 साल पहले इदारे बनाए थे, इन्हीं तरह की चीज़ों से बचने के लिए, उन्होंने नाकामी दिखाई है। देखें, ये वल्नरेबिलिटी की बात है। इट्स नॉट जस्ट कि बारिश होगी या फ्लड पड़ेगा, उसकी हम तैयारी तो करें ना कम से कम। तो उस तैयारी में हमने जो इदारे लगाए हैं, बनाए हैं, उनको पैसे दिए हैं, उनसे कोई जाके पूछे कि आप भाईजान आप क्या कर रहे हैं? वेयर इज़ द फ्लड रिलीफ? हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पास इस वक़्त फॉरेस्ट फायर्स को बुझाने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। ना यूनिफ़ॉर्म है उनके पास, ना प्रोटेक्टिव गियर है, ना ट्रक्स हैं और ना वो जहाज़ हैं जिनसे पानी आप फेंक सकते हैं। तो इस तरह के पत्थर से किस तरह खून निकालेंगे आप? हुँ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। मैंने आपसे पूछना था कि इंटरनेशनली मैंने देखा है, स्पेशली चाइना में एक प्रोजेक्ट है टोरेंसकेप के नाम से। उसके जो को-फाउंडर है डॉक्टर यू, वो ये कहते हैं कि फ्लड्स आर नॉट एनिमीज़, और उनका प्रोजेक्ट क्या करता है कि वो फ्लड का जो पानी है उसको वेटलैंड्स या स्पॉन्ज सिटीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, या कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आने की इम्कानात हैं? बथेरे हैं जी, क्या कहते हैं फेडरल फ्लड कमीशन, क्या कहते हैं जो 61 में फ्लड हुआ था और फिर दोबारा 77 के अंदर पाकिस्तान के 78 में फ्लड आया था। तो उसके उसके बाद हमने वफाकी तौर पे एक फेडरल फ्लड कमीशन बनाई थी, वो वापडा के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक नेशनल फ्लड एक्शन प्लान बनाते हैं और चौथा प्लान उन्होंने 2018 के अंदर बनाया था। वो पूरा एक प्रोजेक्ट है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, साफ लिखा हुआ है हमें कौन-कौन सी चीजें करने को है। इट्स नॉट लाइक वी डोंट नो। ओके। सो वी हैव द अवेयरनेस, लेकिन काम नहीं हो रहा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये फ्लड्स जो हैं क्लाइमेट की वजह से हैं कि नहीं, या मौसमी तब्दीली की वजह से हैं, लेकिन मौसमी तब्दीली आ रही है और हो रही है, और जिन इदारों को हमने बनाकर फंड किया है वो अपनी नाकामी दिखा रहे हैं। ये हमारी वल्नरेबिलिटी है। अगर ये इदारे काम करें तो वो हमें बता सकते हैं कि जी फ्लड आ रहा है, इस फ्लड का पानी आप इस तरह बचा दें, या अगर फ्लड आ रहा है तो मेहरबानी से अपने घर जो है फ्लड प्लेन के अंदर ना बनाएं। बिकॉज फ्लड देखें एक कुदरती चीज होती है, एट द एंड ऑफ द डे फ्लड कुदरती चीज तो होती है ना। हर साल बरसात का मौसम आता है, हर साल पानी पड़ता तो है, इन दरियाओं को भरना तो है ना जी, इनको फ्लड तो होना है। मगर हम फ्लड प्लेन्स के अंदर अपनी अर्बन वो हाउसिंग सोसाइटीज बना देते हैं या खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, तो 10 साल फ्लड नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं होता उनसे। फिर बाद में जब फ्लड आता है उसका नुकसान इस तरह पड़ता है बिकॉज़ पीपल आरंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी अच्छा, आखिर में जो है आपसे हम थोड़ी सजेशन जानना चाहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप एज एन एनवायरमेंटल लॉयर जो हैं काम करते हैं और पॉलिसी मेकर्स के साथ भी आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स की हुई हैं, व्हाट आर योर टॉप सजेशन? वो आप कौन सी ऐसे सजेशन देना चाहेंगे जो हमें स्टेट लेवल पे अपनानी चाहिए, ताकि इस किस्म के जैसे अभी करंटली हालात हुए हैं इनसे हम फ्यूचर में बच सकें, और एक हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट क्राइसिस? देखिए, मैं आपको क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वाम, आपने शायद सुना हो पेरिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की इजाज़त नहीं देंगे, और जो बाकी मुल्क हैं वो इसी गोल को क्या कहते हैं परस्यू कर रहे हैं। तो असलियत ये है कि इस वक़्त फ़िज़ा के अंदर जितना कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, वो तकरीबन अगले 7-8 साल के अंदर हम टॉप जाएँगे, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 20-50, 20-60 तक हम टॉप जाएँगे। और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अंदर एक है, उन्होंने जायज़ा लिया था कि नुकसान कितना होगा हवाई आलूदगी से अगर हम 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएँ, बिकॉज़ आपको ग्रीन हाउस गैसेज़, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी से जब निकालेंगे, उससे धुआँ निकलेगा, तो वो हवाई आलूदगी का
एक मसला है और शदीद शदीद बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने जायज़ा लगा के ये कहा कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री में जो फ़र्क है वो तकरीबन 15 करोड़ जानें, यानी कि 150 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू लूज़ देयर लाइव्स अगर हम 1.5 से 2 डिग्री चले जाएँ। और ये फ़िगर जो है अगर आप पहली और दूसरी बड़ी जंग के अंदर जितने भी सिपाही शहीद हुए थे, उनका अगर आप नंबर लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ज़्यादा है। और ये अगले 20-30 साल के अंदर हम देखने वाले हैं। This is the amount of loss and damage estimated approximately 10-12 million people a year और वो ज़्यादातर vulnerable मुल्क के अंदर होंगे, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर होंगे। तो इस तरह के नुकसान और साने को सामने रखते हुए मैं तो समझता हूँ नेशनल इमरजेंसी से कम हमें ये क्या कहते हैं कदम नहीं उठाना चाहिए। ये जो ग्रीन हाउस गैस देखिए, पाकिस्तान में नॉट बी अ लार्ज ग्रीन हाउस गैस इमिटर, ठीक है जी? मगर जिस तरह के हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, पहाड़ों के अंदर हाउसिंग स्कीमें, टूरिज़्म से K2 पहाड़ खराब, पहाड़ों के दरमियान सड़क लगाकर वहाँ डीज़ल ट्रक चलाना, इस तरह की चीज़ें तो हम रोक सकते हैं ना जी। बाकी जो हम ज़राए के अंदर अपने इरिगेशन के अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी या बेहतर प्रैक्टिस ला सकें ताकि अगले सैलाब के अंदर या हीट वेव के अंदर हम बच सकें, इस तरह की साइंस के अंदर इन्वेस्ट करें। अपने शहरों को ये सैलाबों से बचाने के लिए डिज़ाइन करें, लोगों के लिए डिज़ाइन करें, हीट वेव से बचने के लिए डिज़ाइन करें। और ये बाकी जो है फलाना माफिया को इंसेंटिव देना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सब्सिडी देना, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिव देना, ये बंद करें। लोगों के लिए मौसमी जो तब्दीली का साया है, उसकी गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी पूरी करें और पैसे खर्चना शुरू कर दें। अच्छा, राफ़िया आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सा सस्टेनेबल ग्लास में आप पानी पी रहे हैं, फिर कॉफ़ी जो भी आप पी रहे हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने देखा है कि यूरोप में जो यंग बच्चे-बच्ची हैं, उन्होंने तो बाय एयर ट्रैवल भी करना बंद कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती जी, है इस पे जी। ट्रैवल अफोर्डेबिलिटी के बावजूद। तो आप पाकिस्तान के जो नई जनरेशन है बल्कि सबको ही क्या मशवरा देंगे कि वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या सस्टेनेबल मेजर ले अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर क्या देखिए, तब्दीली ये ला सकती है? सानेहा जो है कल रात नहीं पहुँचा। इस सानेहा को मुख्तलिफ सिस्टम्स पुश करती आ रही हैं। इसमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, पित्तरशाही, कॉलोनियलिज़्म, कंज़्यूमरिज़्म सब कुछ शामिल है। ठीक है जी? अब अगर मैं दाँत ब्रश करते हुए ठूठी बंद कर दूँ या अपना घर इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दूँ या प्लास्टिक स्ट्रॉ इस्तेमाल करूँ या इस तरह का ₹50 का लोहे का कप जो मैंने दिल्ली गेट से लिया है, उसको इस्तेमाल करूँ, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम इन सिस्टम्स को ना चैलेंज करके इनको बंद करें। देखें, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरे से सबसे ज़्यादा आलूदगी जो होगी वो गाड़ी में और अपनी बिजली के बिल में होगी, बिकॉज़ बिजली हमारी ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से और गाड़ी भी फॉसिल फ्यूल से चलती है। अब देखें इंडिविजुअली मैं कितना कर सकता हूँ, मैं अपने घर को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ करने को है, वो एनर्जी सिस्टम को रिफ़ॉर्म करने की है, जहाँ इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के टैरिफ्स बनिस्बत बाकी सारी बिजली सस्ती पड़ती है, इंक्लूडिंग कोल। आपको सोलर और विंड एनर्जी सस्ती पड़ेगी, ठीक है ना जी? तो हमें वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बिकॉज़ बीफ प्रोडक्शन में मीथेन बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है जी? अगर आपको इतना शौक है तो फिर तिक्के ना खाएँ बिकॉज़ तिक्के कोयले पे बनते हैं और वो फॉसिल फ्यूल बनता है। दैट्स अ फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचें फिर। हज पे पाबंदी लग सकती है? नहीं, फ्लाइंग ना करें, पुराने ज़माने वाला सिस्टम करें, ऊँट पे चढ़ के सारों को सलाम अलैकुम करके आप निकल जाएँ। तिक्के बंद करें, चेंज योर हैबिट्स। एक शर्ट के अंदर आपको 8000 लीटर पानी लगता है, कॉटन शर्ट के अंदर। हर साल फैशन तब्दील ना करें। बिकम मोर सस्टेनेबल देन। बट ये फिर सारों को करना पड़ेगा, ये सोशल चेंज लानी पड़ेगी, ये एक पॉलिटिकल चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन जिन नेशंस का एक नेशनल गोल है या उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हमें 2030 तक जैसे डेनमार्क है उसका एक नेशनल ये गोल है आपको कि ये गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी है कि यूएनएफसीसीसी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने जिसे कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस टू ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस जो जमा की हैं,
उसका जब आप हिसाब करते हैं तो 1.5 पे नहीं रुकते, कोई तकरीबन 2.2 पे आके रुक रहे हैं इस वक्त. We have produced more greenhouse gases since the UNFCCC since ever before. ये मुआहदा फेल हो चुका है, ये नहीं चल रहा. ठीक है जी, हम 1.5 अगले 8 साल में टाप जाएंगे. द पेरिस एग्रीमेंट इज वायलेटेड. ये ना समझिएगा कि वो कुछ हो रहा है. और यहाँ फिर देखें, जिम्मेदारी उन ममालिक और सोसाइटीज की बनती है जिन्होंने पिछले 150-200 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फॉसिल फ्यूल्स जलाकर हमें इस वक्त तक इस जगह ले आए हैं, इस सानहे पे ले आए हैं. उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है ना जी, बैन अवी लेवल पे. बिकॉज उन्होंने पैसे कहाँ से कमाए, मुझे बताएं. ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ से ही तो पैसे पिछले 150 साल से निकाले अपनी कॉलोनियलिज्म के थ्रू, अपनी कैपिटलिज्म इकोनॉमी के थ्रू. तो वो पैसे हमारे हैं और हमें उनकी जरूरत है बिकॉज यहाँ लॉस और डैमेज हो रहा है. वर द वल्नरेबल कंट्रीज. तो इन बैन अवी सतह पे हम जाकर जब बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं हम आपको ग्रांट देंगे. देखें हाजरीन, ये ग्रांट नहीं है, ये हमारे पैसे आप लेकर गए हैं और लॉस और डैमेज यहाँ हो रहा है. इसको अंग्रेजी में रेपरेशंस कहते हैं. ये हमारे पैसे हैं और इनको देने पड़ेंगे. तो ये भी एक आप समझ लें इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल साउथ का डिबेट चल रहा है ग्लोबल नॉर्थ के साथ कि आपने एक तो देखें ये मसला उठाया है, दूसरा आप यू नॉट डूइंग इनफ, आप कुछ कर भी नहीं रहे, तीसरा आपके पास हमारे पैसे. तो आप प्लीज वापस करें इनको ताकि हम अपनी सोसाइटीज और अपनी इकोनॉमीज के अंदर डालें ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें. मैं ये जानना चाहिए कि अभी सिफारती सतह पे पाकिस्तान इस बारे में क्या कर रहा है. लाइक डू वी हैव, हमारे लीडर्स इस बारे में इंटरेस्टेड भी हैं कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ इस बारे में डिबेट हो या आगे मजीद बात को बढ़ाया जाए और ये इसके बारे में कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाली जाए. अब पिछले पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो बैन अवी लेवल पे जो माहौलियाती तब्दीली का मुआहदा है, उसके तहत जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाते हैं, कॉप. तो हर साल पाकिस्तान शामिल होता है कॉप के अंदर. लेकिन हमारी जो टीम जाती है वो छोटी सी जाती है. आपने शायद ऑस्टेरिटी का सुना हो. ऑस्टेरिटी के अंदर हमारी टीमें जो बाहर जाती हैं वो छोटी छोटी ही रहती हैं. फिर आपने पिछली हुकूमत का भी सुना होगा कि ये सारे जो हैं इस तरह के खर्चे जो हैं बंद किए जाएंगे, तो उसके नतीजे में टीम उससे भी छोटी हो जाती है. लेकिन दूसरे मुल्क जब जाते हैं तो वो 200-300 एक्सपर्ट्स लेकर जाते हैं ताकि वो अपना केस वहां प्रेजेंट कर सकें. We just don't have the manpower at the MOCC to make a case. Thank you so much. Thank you so much, Rafe. That's really kind of you. And आपने बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्म भी किया. जी, वेलकम बैक अगेन. हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अनुभवी तिवारी जो कि सस्टेनेबल इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं. अनुभवी सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक के अपसाइक्लिंग पे काम करती आई हैं और अब जो है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के लिए काम कर रही हैं. तो हम अनुभवी से मज़ीद पूछेंगे कि वो अपने काम के हवाले से बताएं और हमें थोड़ा सा बताएं कि उनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि वो इस फील्ड में आई. जी अनुभवी. थैंक यू आज आप मुझे बुलाने के लिए, पहली बात तो. एंड हाँ, मैं बेसिकली अब 10 years ago या सॉरी 11 years ago मैं आर्किटेक्चर में मतलब स्टार्ट किया था एज माय एजुकेशन, क्योंकि मुझे बेसिकली जो ये बिल्डिंग्स डिमोलिश होती हैं, मतलब मैं इंडिया से हूँ एंड वहाँ पे स्पेशली जब होती हैं तो कचरा फेंक देते हैं एंड मतलब वो लैंडफिल बनता है. एंड वैसे भी कचरे का कोई रिसाइकलिंग सिस्टम खास है नहीं जो प्रैक्टिस में है ऐसा. ये सब कुछ देख के मुझे लगा कि बिल्डिंग्स का जो स्केल है इतना बड़ा है कि यहाँ पे काम हो सकता है कि इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो. एंड इसीलिए मतलब एंड ऑफ कोर्स हम लोग की जनरेशन में हम सब ने देखा होगा कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं हमारे अराउंड चीज़ें. फॉर एग्जांपल जो चिड़ियाँ हैं, जानवर हैं, सब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से एंड एवरीथिंग. एंड क्योंकि बिल्डिंग इंडस्ट्री का 30% मतलब इम्पैक्ट है, मतलब ऑन एवरीथिंग, मतलब पूरी टोटल ग्लोबल एमिशंस में. तो इसलिए मुझे लगा कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे काम होना चाहिए. एंड इसलिए मैंने आर्किटेक्चर 5 साल दिल्ली में पढ़ा था एंड उसके बाद प्रैक्टिस भी किया था कई सारे स्टूडियोज़ में. बट देन मुझे ऑफ कोर्स लगा कि इतना काफ़ी नहीं है एंड इट शुड बी मोर सस्टेनेबल, सिर्फ डिज़ाइन नहीं. एंड इसलिए मैं डेनमार्क आई एंड यहाँ पे मेरा कोर्स
सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर साथ में था। तो उसमें बेसिकली इट वाज़ ऑल अराउंड कि कैसे हम डिज़ाइन सस्टेनेबली कर सकते हैं। जी, अच्छा अनुभवी आप हमें थोड़ा-सा ये गाइड करें कि किस तरह से आप ये मेक श्योर करती हो कि एनर्जी जो है, उसका यूज़ कम से कम हो? मतलब क्या उसमें क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की जाती है? ऑफ़ कोर्स ये ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकल होगा, लेकिन आप थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करो कि जो बिल्कुल। प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर है, उसमें आप क्या सजेशन देते हो? कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ कम एनर्जी यूज़ हो सकती है? घरों में भी और कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी? घरों में तो आई वुड से कि मतलब वो थोड़ा अलग चैप्टर है क्योंकि घरों में तो ऑफ कोर्स पैसिव वेस्ट तो अब जैसे डिबेट यहाँ पे अब आई वुड से कंपेयर करूँगी डेनमार्क से एंड इंडिया क्योंकि मुझे पता है एंड आई थिंक सिमिलर है बहुत पाकिस्तान से भी। जैसे बिल्डिंग्स वहाँ पे जहाँ होती हैं हमारे यहाँ वहाँ पे उतना मतलब रिसोर्सेज़ नहीं यूज़ करते हैं टू मेक इट एंड क्वालिटी भी उतनी नहीं होती। 40 साल में डिमोलिश करके कितने बार बनाया जाता है एंड ये थिंकिंग होती नहीं, उन्हें बस चाहिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कितने बार मतलब मनी टेंडर जीत सकें, ये थिंकिंग होती है। और यहाँ पे यूरोप में एंड स्पेशली नॉर्थ यूरोप में मुझे ये पसंद है कि यहाँ पे हम 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स में रहते हैं और देखते हैं एंड उन्हें कितना रेनोवेट किया जाता है एंड इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स होती है पर इतनी नहीं होती। एंड जो न्यू बिल्डिंग्स हैं यहाँ के बायलॉज़ की वज़ह से वो इतनी मतलब मजबूत हैं और इतनी टाइट हैं कि इवन दैट इज़ अ चैलेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है दीवार के थ्रू एयर आती है, उसे इन्फिल्ट्रेशन हम बोलते हैं एंड इन्फिल्ट्रेशन की वज़ह से थोड़ा हम वेंटिलेशन फिर ज़रूरत नहीं पड़ता। बट जैसे यहाँ पे जो ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स होती हैं, जो एकदम लेटेस्ट बायलॉज़ के अकॉर्डिंग बनी है, उसमें बहुत जैसे सफोकेशन हो सकता है या बहुत स्टफ़ी हो जाता है बहुत जल्दी। तब फिर आप और खिड़की खोलते हैं, दरवाज़े खोलते हैं और एनर्जी और वेस्ट होती है। तो ये सारे चैलेंजेस एज़ एट एन इंडिविजुअल घर के लेवल में तो फिर भी ठीक है बिकॉज़ स्केल उतना नहीं है एंड ऑफ़ कोर्स हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बट पब्लिक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैकेनिकल चाहिए होता है, वेंटिलेशन सिस्टम, टेम्परेचर ये सारा चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसे लोगों का काम होता है हम सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर पे एंड हम देखते हैं कि कितना मतलब हमें ये टेम्परेचर लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हम इसमें जो एनर्जी लग रही है, उसमें अगर नेचुरल वेंटिलेशन फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे सन है, अगर सन की जो समर सन, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अलग वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ मतलब सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज़ हैं। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इस को लेके जैसे डेनमार्क में अभी आप बेस्ड हैं, तो इज़ देयर इनफ यूज़र बेस इतने लोग हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और वो सस्टेनेबल लिविंग की जब हम बात करते हैं तो वो देख रहे हैं कि हम इस तरह 3D प्रिंटिंग या और तरह से जो है वो आर्किटेक्चर अपना बनाना शुरू कर दें। व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एज़ येट? बहुत बड़ा चैलेंज है एंड ये तो हम सब ने मतलब जितने लोगों से क्योंकि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ से मतलब कोलैबोरेट किया था एंड इंस्टीट्यूशंस एंड उन्होंने वही कहा एंड कंक्लूजन ये था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कोई नया तरीका बिल्डिंग इंडस्ट्री में लेके आएँ घर बनाने का या कुछ भी। तो ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है मतलब एंड सिर्फ हमें नहीं मतलब और भी बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं, बायो बेस्ड बहुत लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे एंड अलग-अलग मटेरियल्स ट्रेडिशनल कई लोग ला रहे हैं, वर्नाक्युलर ला रहे हैं। बट उनके लिए बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ईंट या फिर कंक्रीट बस इसी में आप पूरा काम चलाओ, बस यही रूल्स हैं। एंड इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है एंड मैं नहीं बट मतलब कई लोगों ने भी कहा है कि इंडस्ट्री इसीलिए काफ़ी स्टैग्नेट कर गई है। ओके, थैंक यू सो मच अनुभवी आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने बताया कि कौन से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को या प्रोसेसेस को हम आर्किटेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे सस्टेनेबल बिल्डिंग्स जो हैं वो बना सकते हैं।
जी, तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमने आज क्लाइमेट क्राइसिस जैसे एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की एंड वी होप कि हमने आपको कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड की होंगी और कुछ सोचने के लिए मवाद भी दिया होगा। आप इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी किस तरह एफर्ट कर सकते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने के लिए और हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर कंटेंट। Hello, everyone. I'm Rafi Alam. I'd like to request you to please subscribe to The Inclusive and get this new news from this new and exciting YouTube channel.